हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस वीडियो की जो लेक्चर की पीडीएफ नोट्स है वो अवेलेबल है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जैसे कि हमारा कोई एक दोस्त है, कुछ रिएक्शन हुआ तो वो अब दोस्त जो है वो दोस्त रहा नहीं, वो चेंज हो चुका है, उसने अपना आइडेंटिटी खो दिया है। तो केमिकल रिएक्शन यानी क्या कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर केमिकल जो है वो चेंज हो गया, यानी कि जो हमारा सब्सटेंस था उसने अपना आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर लिया। यानी कुछ रिएक्शन होने पर जो हमारा सब्सटेंस है वो अपना अस्तित्व खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, यानी कि वो केमिकल अब वो केमिकल रहता नहीं है, केमिकल चेंज हो जाता है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर जो है उसको अगर हम हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो था वाटर हम पी सकते थे, वेपर को हम पी सकते हैं नहीं, फिजिकली वो चेंज हो गया है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोल देंगे? फिजिकल चेंज बोल देंगे। यानी कि अब ये जो हमारा ओरिजिनल जो केमिकल था या ओरिजिनल जो सब्सटेंस था वो रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद अब वो ओरिजिनल रहा नहीं है, वो चेंज हो चुका है, उसने अपना अस्तित्व खो दिया है, आइडेंटिटी खो दी है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा शुगर यानी शक्कर, जिसको जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है? वो काला होना शुरू हो जाता है, यानी कार्बन हमें मिलता है और साथ में H2O यानी वाटर भी हमें दिखता है। ठीक है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, हमें याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे शुगर को हमने हीट किया, कुछ रिएक्शन हुआ, क्या अब यहाँ पे ये वाला केमिकल दिख रहा है? हम बोलेंगे नहीं दिख रहा है। अब तो C दिख रहा है, H2O दिख रहा है, यानी ये केमिकल यहाँ पे चेंज हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है, यानी कि उसने अपना अब आइडेंटिटी खो दिया है। ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ऐसे चेंज को, यानी कि केमिकल फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो गया है, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर में से वेपर हो रहा है, फिजिकल स्टेट जब चेंज हो रहा है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और केमिकल चेंज जब हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला बदल रहा है, तो उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। सो आई होप केमिकल रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं कि डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला तो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? O2 को अंदर लेते हैं, यानी पहले था O2, बाहर क्या निकलता है? CO2, यानी अब वो केमिकल जो है वो रहा नहीं है, उसने अपना आइडेंटिटी खो दिया है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ इसके कारण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो खाना था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, यानी खाने ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो वही लिखा है, फूड broken into small pieces and loses its identity। फूड ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, वो ग्लूकोज में, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है मिल्क कन्वर्टिंग इनटू कर्ड। दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब दूध रहा नहीं है, वो तो दही बन चुका है, यानी उसने अपना आइडेंटिटी खो दिया है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है कुकिंग फूड। जब हम सब्जी को पकाते हैं तो सब्जी में से कुछ मिनरल्स निकल जाते हैं, यानी जब पकने के बाद जो नई सब्जी होती है, उसने जो ओरिजिनल सब्जी थी उसने अपना आइडेंटिटी खो दिया है, नई जो पक के जो चीज आई है, यानी हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ है। सो आई होप केमिकल रिएक्शन के जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है वो भी समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस और नॉट, उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए 4 मेथड्स है,
वो 4 मेथड से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट मेथड है चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हो गया है तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एज फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्फ है, बर्फ को हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या होता है, बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बर्फ किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। स्टेट चेंज कर लिया तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टेट चेंज। ठीक है, अब एग्जाम में हमें कौन सा एग्जाम्पल लिख के आना है टू गेट द फुल मार्क्स, वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि जब मैग्नीशियम की रिबन, एक रिबन, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड चीज होती है, उसकी रिबन, पतली सी स्ट्रिप, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमेशा किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन तो जरूरी है। तो मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है, हीट होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तब हमें क्या मिलता है, व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यानी मैग्नीशियम पहले कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था। मैग्नीशियम पहले कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, और उसको जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिला, पाउडर फॉर्म मिला। यानी यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। पहले सॉलिड था, टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी स्टेट चेंज हो गया। तो हम बोल देंगे कि हाँ, स्टेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी है, कैसे कि मैग्नीशियम की रिबन जो है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं या जलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक पाउडर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सॉलिड ने अपना स्टेट चेंज कर दिया है, पाउडर में स्टेट चेंज हो गया है, चेंज इन स्टेट हो गया है, तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये चीज हमने वर्ड्स में लिखी है, ये चीज हमने वर्ड्स में लिखी है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, अब ये वर्ड इक्वेशन जो है उसमें हमेशा जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये साइड लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज हम राइट हैंड साइड लिखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट्स यानी क्या, ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हो, वही लिखा है। रिएक्टेंट्स यानी क्या, सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स विथ ईच अदर, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस बोल लो, ऐसे पदार्थ बोल लो जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शन करेंगे, उसे रिएक्टेंट बोल देंगे। और प्रोडक्ट यानी क्या, कुछ नया एलिमेंट, कुछ नया सब्सटेंस जो निकल के आएगा केमिकल रिएक्शन के बाद। ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट ने कुछ रिएक्शन दिया जिससे करके हमें क्या मिला, कुछ नया सब्सटेंस मिला, पाउडर मिला, नया सब्सटेंस मिला, न्यू सब्सटेंस मिला। कैसे, केमिकल रिएक्शन से नया सब्सटेंस मिला, उसे हम प्रोडक्ट बोल देंगे। रिएक्टेंट्स यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हो, और प्रोडक्ट यानी क्या, नया कुछ सब्सटेंस जो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता हो। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे। ठीक है, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि हर बार ऐसे वर्ड इक्वेशन लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, लंबा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है कि वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो इक्वेशन बन के आता है उसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन यानी क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कैसे, जैसे कि मैग्नीशियम है तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, Mg से रिप्रेजेंट कर दिया। Mg कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, O2 सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। हीट दिया तो हीट को हमेशा ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। तो ट्राइंगल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी हीट दिया तो क्या हो गया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, पाउडर में। कौन से पाउडर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोल देंगे, MgO बोल देंगे, जो कि एक पाउडर फॉर्म में हमें मिल चुका है। यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो गया पाउडर में, स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये फर्स्ट मेथड से हमें पता चल गया। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे Mg का कितना एटम है, 1 है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, O2 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, सिर्फ 1 ही है। तो हम क्या करें, 2 यहाँ पे लिख ले, नहीं ये गलत हो जाएगा। 2 हमेशा, कोई भी चीज हमेशा आगे लिखी जाती है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, जिससे करके 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। यहाँ पे 2 Mg के एटम है, यहाँ पे 1 ही Mg का एटम है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, 2 Mg के एटम, 2 Mg के एटम, O के 2 एटम, O के आगे लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 O के एटम। तो इसे बैलेंसिंग बोलते हैं। बैलेंसिंग बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये चीज
हमने देख ली चेंज इन स्टेट वाली, तो बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा कौन सा मेथड है, चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज होता हुआ दिखे तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम में क्या लिखेंगे कि जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है किससे, लीड नाइट्रेट से, लेड नाइट्रेट से, ठीक है, और ये दोनों कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। यानी रिएक्टेंट कौन से है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम का के, आयोडाइड का आई, ठीक है, के का वैलेंसी 1, आई का वैलेंसी 1, 1 1 कैंसल, तो निकल जाएगा। ये कैंसल वाली चीज शायद से आपने क्लास 9th में सुनी होगी, कौन सी, वैलेंसी वाली। तो के का पोटेशियम आयोडाइड, के का वैलेंसी 1, आई का वैलेंसी 1 निकल गया, या क्रिस क्रॉस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में देख लेते हैं कौन सा रिएक्टेंट है, लेड नाइट्रेट, लेड यानी Pb, नाइट्रेट यानी NO3, तो लेड Pb, नाइट्रेट NO3, लेड का वैलेंसी कितना होता है 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे यानी ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पे चला गया, ये 2 यहाँ पे चला गया, ये क्रिस क्रॉस, ये 2 यहाँ पे चला गया, ये 1 यहाँ पे चला गया, यानी PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात 9th में आ चुकी है वैलेंसी वाली, फिर भी मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, तो ये व्हाइट कलर का कुछ है हमारे पास। रिएक्शन होने पर क्या मिलता है हमें, इट विल गिव लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड PbI, लेड यानी Pb और आई यानी आयोडाइड, लेड का वैलेंसी 2 अभी दिखा, आयोडीन का वैलेंसी 1, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे यानी ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, PbI2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। वैलेंसी समझने के लिए लिखी है, हमें ऊपर 1 2 ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ये फाइनल आंसर है PbI2। ये कैसे कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है, ये येलो कलर का है, येलो कलर का। और साथ में क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम यानी कि नाइट्रेट यानी NO3, पोटेशियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, 1 1 कैंसल, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम K1 NO3 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैंसल। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, व्हाइट कलर किस में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में, यानी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो बोल देंगे हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर कुछ कोई गैस निकलता दिखे हमें तो भी हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम में क्या लिखना है हमें, कि जब जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम बोल देंगे क्या, कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या बना रहा है, जिंक किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यानी यहाँ पे गैस बन रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक यानी SN, सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें पता है H2SO4, दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे अपसाइड एरो भी हम बना सकते हैं, गैस का रिप्रेजेंटेशन है, गैस ऊपर जाता है तो H2 अपसाइड एरो बना दिया, गैस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल देंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और साथ में क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है हमें, जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2 सेम है तो कैंसिल कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब साथ ही साथ अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो हमें ये वाला डायग्राम एग्जाम में बना के आना जरूरी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। क्या हमने एक फ्लास्क लिया है, फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डाले हैं, छोटे छोटे सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डाले हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यानी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये बात भी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मेथड कौन सी है केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं जानने के लिए, तो है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एज फॉर एग्जांपल, घर पे जब हम रंग कराते हैं, दीवारों पे जब रंग कराते हैं तब एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसे हम चूना बोलते हैं, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं। उसे पानी में जब डालते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है, हीट निकलता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, ये रहा क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, Ca का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 1, 1 1 कैंसिल, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ, तो ये पानी के साथ मिक्स करेंगे हम, तो क्या हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हीट जनरेट होगी, तो यहाँ पे बर्तन गर्म हो जाएगा,
ठीक है, अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपने हीट जनरेट हो गया, यानी हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और साथ में क्या मिलेगा, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी OH का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा 2, ये यहाँ पे जाएगा 1, यानी CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये पूरा हम निकाल देंगे, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। तो अभी अभी हमने देखा केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा देखा, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि आइस का बर्फ हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तीसरा हमने देखा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया। और चौथा एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा था, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमने बैलेंस किया था, याद हो तो Mg + O2 और MgO ऐसा कुछ लिखा था, और बोल दिया था यहाँ पे Mg का 1 है तो रिएक्टेंट साइड 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, हम 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये रूल के अगेंस्ट होगा। तो 2 कहाँ पे लिखना है, तो याद रखना एक चीज, बैलेंसिंग करने के लिए ये जो हमने बॉक्स बनाया है, ऐसा बॉक्स, उसके हमेशा आगे लिखा जाएगा कुछ भी नंबर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये रूल है। O2 तो 2 यहाँ पे लिख लिया, गलत हो जाएगा, आगे लिखना है बॉक्स के हमेशा। तो कैसे हमने लिखा था, Mg का 1 है तो यहाँ पे भी Mg का 1 है, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 ही है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया तो Mg भी 2 हो गए, यहाँ Mg 1 है तो Mg यहाँ पे 2 कर दिया, तो बॉक्स के आगे लिख लिया। आप देख सकते हैं ये बैलेंस है, कैसे, 2Mg रिएक्टेंट साइड O2 है, O यहाँ पे भी 2 है, तो खत्म। तो ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये हीट का सिंबल है, ये अभी अभी हमने एग्जांपल देखा था। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, तो वही लिखा है, व्हाई इज केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू बी बैलेंस्ड। 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो क्या करेंगे कि एग्जांपल बता देंगे और लिख लेंगे कि ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको सेटिस्फाई हम करा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास यहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड है, वही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, वही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके तो कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे जो हमारे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, किसके साथ, विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड। यानी जो एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड है उसके जो एटम है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट में होने चाहिए, तभी जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। इसलिए हम बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो बात हम अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे हम बैलेंस करें रिएक्शन को, दिए गए रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं इसे बैलेंस करो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये एक स्टेप कॉमन प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये 4 स्टेप हमें सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। लिखा है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमें केमिकल रिएक्शन देके रखा है उसके अंदर अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पॉली एटॉमिक ग्रुप है, दोनों साइड होने चाहिए, तो पहले उसको बैलेंस करो। तो वही लिखा है फर्स्ट स्टेप में, बैलेंस पॉली एटॉमिक ग्रुप कब, इफ प्रेजेंट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर दोनों साइड पॉली एटॉमिक ग्रुप प्रेजेंट है तभी बैलेंस करना है। प्रोडक्ट सपोज मान के चलते हैं रिएक्टेंट साइड पे पॉली एटॉमिक ग्रुप है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉली एटॉमिक ग्रुप दोनों साइड होने चाहिए तभी उसे बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। अब क्वेश्चन आएगा पॉली एटॉमिक ग्रुप यानी क्या, तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जिसे पॉली एटॉमिक ग्रुप बोल देंगे। जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये पॉली एटॉमिक ग्रुप हो गया OH, सल्फर ऑक्सीजन ये SO4 पॉली एटॉमिक ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO3 ये पॉली एटॉमिक ग्रुप हो गया, पोटेशियम ऑक्सीजन ये हो गया पॉली एटॉमिक ग्रुप। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीजन PO4 ये हो गया पॉली एटॉमिक ग्रुप। ठीक है, यानी पॉली एटॉमिक ग्रुप कुछ ऐसे होते हैं, इतना हमें याद रखना है। चलो सेकंड स्टेप क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, बाद में इसको बैलेंस करने के बाद, पॉली एटॉमिक ग्रुप को बैलेंस करने के बाद हम दूसरे बचे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। दूसरे बचे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए नहीं, उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल होने चाहिए। ये
छोड़ो, नहीं समझ में आया तो इतना समझो, बैलेंस करेंगे दूसरे एलिमेंट को जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक बैलेंस कर दिया, फिर दूसरे एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर अंत में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये चारों स्टेप फॉलो करने के बाद वापस से एक बार हम ये स्टेप को फॉलो करेंगे, यही सीक्वेंस में फॉलो करेंगे कि हमारा जो बैलेंसिंग है वो करेक्ट है या नहीं। तो वही लिखा है, फॉलो दी स्टेप्स अगेन, वापस से स्टेप्स को फॉलो करो इन सीक्वेंस में टू चेक इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक बैलेंस करो, फिर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर वापस से चेक करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा बैलेंस हुआ है या नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं तो और से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें एग्जाम में देके रखा है कि आई पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट, जिससे बनेगा लेड आयोडाइड एंड KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले तो हमेशा ये स्टेप को फॉलो करने पर कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे आसानी से एकदम। सबसे पहले तो हमें ऐसा टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है। ये टेबल में फर्स्ट कॉलम एलिमेंट की होगी, दूसरी रिएक्टेंट की होगी, तीसरी प्रोडक्ट की होगी, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट कौन से है वो इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले किसे हमें बैलेंस करना है? फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है? पॉली एटॉमिक ग्रुप को। कहां लिखा है? पॉली एटॉमिक ग्रुप को बैलेंस करना है। तो क्या पॉली एटॉमिक ग्रुप यहां पे है? कहां पे? हम बोलेंगे हाँ ये रहा पॉली एटॉमिक ग्रुप NO3। और वो पॉली एटॉमिक ग्रुप प्रोडक्ट साइड भी होना जरूरी है, तभी उसे बैलेंस करना है। तो क्या प्रोडक्ट साइड है? हाँ, NO3 प्रोडक्ट साइड है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम सिलेक्ट कर देंगे NO3, क्योंकि इसे पहले बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। बाद में क्या लिखा है? बैलेंस अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स में कौन से रह गए? पोटेशियम, तो K ले लिया हमने, ठीक है। फिर ये दूसरा कोई K हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा रहा? लेड ले लिया हमने। तीसरा कौन सा? आयोडीन, तो आयोडीन ले लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं तो करने की जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों तो है नहीं, ठीक है। अदर एलिमेंट ले लिए हमने। अच्छा, अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने NO3 है वो चेक करेंगे। NO3 कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड 2 लिख लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब NO3 प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये 1 है यानी इसे बैलेंस करना पड़ेगा। उसी तरीके K कितने हैं? K यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 1, ठीक है, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 1 है, तो 1 लिख लिया। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेड कितने हैं? PB1, तो यहाँ पे 1 है। प्रोडक्ट साइड कितना है? PB1, तो यहाँ पे 1 है, करने की जरूरत नहीं। आयोडीन कितना है? यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे I कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंसिंग कहां से शुरू करेंगे? हमेशा पॉली एटॉमिक ग्रुप से, ठीक है। अच्छा, कैसे बैलेंस करेंगे? तो पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया है वापस से एक बार, ये सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे वापस से एक बार लिख लिया है। और जो भी हम नंबर लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? आगे लगाएंगे, बॉक्स के आगे लगाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, मान के चलते हैं बॉक्स, ठीक है। बॉक्स के आगे लगाएंगे जिससे करके कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है। बॉक्स के आगे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले NO3 2 है। कहां पे 2 है? यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 2 है। प्रोडक्ट साइड एक ही है, प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो हमें 2 करना है। तो 2 कहां लगाया जाएगा? 2 यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। अब 2 NO3 हो गए, तो ये 1 की जगह हमने 2, ये बैलेंस हो चुका है हमारा। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। K1 है, ठीक है। PB1, ठीक है। I यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट साइड I1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे? 2 यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है। 2 यहाँ पे लगा दिया तो बैलेंस हो जाएगा 2। अब क्या बोला है लास्ट में? फॉलो द स्टेप्स अगेन इन सीक्वेंस। वापस से 1 बाय 1 हम चेक करेंगे क्या बैलेंस हुआ है या नहीं। तो वापस से यहाँ से चेक करते हैं। NO3 कितना है? यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पे NO3 2 है, ठीक है, 2 है। प्रोडक्ट कितना है? NO3 प्रोडक्ट में NO3 2 है, ठीक है, हो गया, ये चेक हो गया। K कितना है? 1 है। K कितना है? यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे K कितना है? 2 आ गया है, 2 आ गया है। और यहाँ पे K कितना है? यहाँ पे K कितना है? यहाँ पे भी अब कितना आ गया है? K 2 आ गया है, ठीक है, यानी बैलेंस है, ठीक है। लेड की बात करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लेड कितना है? 1 है, और यहाँ पे लेड कितना है? यहाँ पे भी 1 ही है। आयोडीन की बात करेंगे, I कितना है? यहाँ पे I अब 2 हो चुका है, यहाँ पे I 2 हो चुका है, और यहाँ पे I कितना है? I 2 है ही, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कैसे बैलेंस करना है समझ में आ गया होगा। और ज्यादा न्यूमेरिकल लेते हैं और अच्छे समझते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग क्या है। अच्छा,
नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन है, आयन है, H2O के साथ कुछ मिक्स किया है, Fe3O4 आयन ऑक्साइड कुछ बना है और H2 गैस कुछ बना है, ठीक है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एलिमेंट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, पॉली एटॉमिक ग्रुप को बैलेंस करो। क्या पॉली एटॉमिक ग्रुप है? नहीं है, नहीं है। क्या OHSO4NO3PO4 दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, बैलेंस अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स, अदर एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अदर एलिमेंट में कौन सा हो गया? आयन। तो ये रहा आयन, लिख लिया हमने, ठीक है। और कोई है? कोई अदर एलिमेंट है नहीं। हाइड्रोजन पे चले जाओ, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन पे, तो ये रहा हाइड्रोजन, बस आयन ही है और कोई है ही नहीं एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, तो पहले हाइड्रोजन लेना है तो हाइड्रोजन ले लिया, और दूसरा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लिया। बस सारे एलिमेंट आ चुके हैं। आई होप बात समझ में आ रही है। पहले क्या ले लिया, पॉली एटॉमिक ग्रुप है नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करो, अदर एलिमेंट में खाली आयन ही है, अदर एलिमेंट आयन लिख लिया। फिर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन और बाद में ऑक्सीजन को अंत में बैलेंस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड हम लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है पूरा। Fe कितने है रिएक्टेंट साइड? 1, तो हमने 1 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड Fe कितने हैं? Fe3 यानी 3 Fe है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बाद में कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट साइड 2 है, तो 2 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड कितना है? हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो 2, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1 है, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऊपर से हमेशा करेंगे सीक्वेंस में। आयन, प्रोडक्ट साइड, वापस से ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया। कहाँ पे हम लिखेंगे? आगे लिखेंगे, बॉक्स के आगे, ठीक है। बॉक्स के आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स के आगे लिखेंगे, ये बॉक्स के आगे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयन, रिएक्टेंट साइड 1 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, 3Fe, तो ये अब 3 हो गया, 3 बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन 2 और 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पे 1 है ना, आगे 1 ही है, यहाँ पे 4 है। कहाँ पे 4 है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहाँ पे 4 लिख लिया हमने, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। बैलेंस हो गया। वापस से क्या लिखा है, लास्ट नोट, फॉलो द स्टेप्स अगेन इन सीक्वेंस। वापस से सीक्वेंस में चेक करते जाएंगे। Fe3 है, Fe3 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 3 है, ठीक है, ये चेक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है? अपना ये वाला साइड, रिएक्टेंट साइड कितना है? अब कितने हो गए हाइड्रोजन? 4 2 8, यानी अब कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना आ गया? हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 2 है, हमको कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, 4 2 8, तो यहाँ पे भी अब 8 आ चुका है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब बचा कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना है? ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस है। तो आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ गलती हो तो जरूर से कमेंट करके बता देना। अच्छा, दूसरी एक बात, क्या ये जो हमने फाइनल फॉर्मूला लिखा है, क्या ये सही है? तो हम बोलेंगे ये 99% सही है। ये फॉर्मूला को इसके स्टेट के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है टू गेट द फुल मार्क्स। जैसे कि आयन किसके फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम S ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। H2 किसके फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में, तो हम L लिखेंगे। वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है H2, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो तब हम G लिखेंगे गैस का, ठीक है। Fe3O4 ये किसके फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। सॉलिड का उसमें कुछ जंग लगा होगा, कुछ कोरोजन हुआ होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में तो S लिख लेंगे। और हाइड्रोजन गैस किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, तो हम G लिख लेंगे। तो ये जाके हमारा करेक्ट फॉर्मूला निकल के आया टू गेट द फुल मार्क्स। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने देख लिया। ऐसा ही एक टर्म आता है एक्वस, जिसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे देख लेंगे। AQ यानी क्या? AQ यानी जब कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो तो उसे AQ बोलते हैं। कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो, जैसे कि हमारा NaCl है, NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl का सॉल्यूशन हो गया, तो उसे एक्वस बोलेंगे, तो AQ बोल देंगे। जैसे कि हमारा शुगर है, चीनी है, शक्कर है, उसे जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुगर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है उसे हम एक्वस बोलते हैं। तो आई होप एक्वस का भी मतलब समझ में आ गया होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AQ। और बैलेंसिंग के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे करके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्टअप हो जाए।
कौन सा है? बैलेंस द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन देके रखा है, क्या है वर्ड इक्वेशन? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन फॉर्म्स अमोनिया। हाइड्रोजन गैस यानी H2, नाइट्रोजन गैस यानी N2 कंबाइंस यानी दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म्स एमोनिया। एमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, याद रख लेना। ठीक, अच्छा, इसको बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे जिसमें एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये अपना रिएक्टेंट, ये अपना प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा वाला? ये वाला। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? पॉली एटॉमिक ग्रुप है, तो पॉली एटॉमिक ग्रुप तो दिख नहीं रहे हमें, वो कहाँ पे भी हमें OHSO4NO3PO4 दिख नहीं रहा है, तो ये तो स्टेप हम करेंगे नहीं फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या बोला है? बैलेंस अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट में कौन सा है हमारा? अदर हाइड्रोजन तो ले नहीं सकते क्योंकि उसका तो एक अलग से स्टेप है, स्टेप नंबर 3। तो अदर एलिमेंट में हमारा N आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी है हमारे पास, तो H आ गया। ठीक है, सो N और H, यहाँ पे दो ही चीज है, N और H, बस दो ही चीज है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? रिएक्टेंट साइड देखेंगे। रिएक्टेंट साइड कितने हैं? N2, तो 2 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? N1, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? यहाँ पे 3 है। ठीक है, अच्छा, अब बैलेंस करेंगे। पहले नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखेंगे? आगे लिखेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बॉक्स बना के आगे लिखेंगे, ये बॉक्स बना के आगे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस में जाएंगे। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 है। प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 है। 2 चाहिए तो 2 लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ चुका है, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 3 है। प्रोडक्ट साइड यहाँ पे अब 3 रहे नहीं है, कितने हो गए? 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया है, यानी 6 है यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 2 है, तो 6 करना है हमें, तो 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन, 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो गया। आई होप समझ में आ रही होगी बात अच्छे से। ठीक है, एक और देख लेते हैं अच्छा वाला न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। अब स्टेट के सिंबल के साथ लिखना है, जो अभी देखा था सॉलिड का S, लिक्विड का L, गैस का G और एक्वस का AQ, तो उसके साथ लिखना है। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन दिया है बेरियम क्लोराइड का, यानी किसी भी चीज का सॉल्यूशन तो एक्वस AQ होता है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और सोडियम सल्फेट वाटर इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव, यानी हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी इसका भी सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन है, यानी दोनों क्या है? AQ एक्वस है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी एक्वस है, सोडियम सल्फेट इन वाटर यानी सॉल्यूशन है, दोनों एक्वस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड को लिख लेंगे, बेरियम यानी Ba, क्लोराइड यानी Cl। ठीक है, अच्छा, बाद में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम यानी Na, सल्फेट यानी SO4। रिएक्ट करके क्या बना रहा है? गिव्स इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल यानी क्या? सॉलिड बना रहा है, कुछ सॉलिड। इनसॉल्युबल क्या? बेरियम सल्फेट। बेरियम यानी Ba, सल्फेट यानी SO4। ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl क्या हो गया? हमारा एक्वस हो गया। ठीक है, तो NaCl हमारा एक्वस AQ हो गया, NaCl हमारा एक्वस AQ हो गया। ये क्या है? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी ये सॉलिड हो गया हमारा, और ये दोनों क्या है? सॉल्यूशंस है, यानी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्या ये करेक्ट लिखा है? नहीं, करेक्ट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि बेरियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो होगा क्या? BaCl2। ठीक है, BaCl2, ये साफ कर दिया, BaCl2। ठीक है, उसी तरीके से Na का वैलेंसी 1, SO4 का वैलेंसी 2, तो ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे 2, Na2SO4। आई होप बात समझ में आ रही है, वैलेंसी की 9th में पढ़े थे हम। ठीक है, उसी तरीके से बेरियम का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, 2 2 कैंसिल, तो BaSO4 बराबर है NaCl। Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, 1 1 कैंसिल, तो NaCl बराबर है। बात समझ में आ गई होगी। बस यही चीज
यही चीज यहाँ पे वापस से लिखी है, बस आगे नंबर्स लिखना है और बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था हमारा एक्वस यानी ए क्यू, ये भी हमारा एक्वस यानी ए क्यू। ठीक है, ये हमारा सॉलिड था, इनसॉल्युबल था, और ये भी सॉल्यूशन था, एक्वस यानी ए क्यू। ठीक है, अब नंबर्स लिखने हैं, बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे 3 कॉलम बना दिए, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। एलिमेंट्स कौन से लेंगे, सबसे पहले स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा, बैलेंस पॉली एटॉमिक ग्रुप। पॉली एटॉमिक ग्रुप में क्या दिख रहा है हमें, कोई पॉली एटॉमिक ग्रुप, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे, तो SO4 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप पॉली एटॉमिक ग्रुप। फिर कौन सा है, फिर है अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट में कौन सा आ गया हमारा, सोडियम आ गया। ठीक है, सोडियम, और दूसरा बेरियम, बेरियम, तीसरा और एक है क्लोरीन, क्लोरीन। बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, तो हमें बैलेंस करना नहीं है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये तो पूरा पॉली एटॉमिक ग्रुप है, तो इसको सेपरेटली ऑक्सीजन मत कंसीडर कर लेना है, पॉली एटॉमिक ग्रुप है। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे। रिएक्टेंट्स कौन सा है, SO4, कितना है रिएक्टेंट्स, यहाँ पे 1, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, 1 ही है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोडियम कितना है, रिएक्टेंट साइड सोडियम Na2 2 है, तो सोडियम 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है सोडियम, यहाँ पे Na1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम। बेरियम, बेरियम की बात करें, बेरियम कितना है, यहाँ पे 1 है, बेरियम 1 है, 1 है, बेरियम यहाँ पे भी कितना है, 1 है, करने की जरूरत नहीं। Cl की बात करें, Cl कितना है, Cl2, Cl2 यानी 2 Cl है, और यहाँ पे Cl कितना है, 1 Cl है। अब इसको बैलेंस कर देंगे आसानी से, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। सोडियम की बात करें, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सोडियम को 2 कर दिया, तो बैलेंस हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अच्छा, बेरियम की बात करें 1 है, तो उसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। क्लोरीन की बात करें 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कहाँ गया, अब यहाँ पे भी 2 लगाने पर ये 2 हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। वापस से क्या लिखा है, फॉलो द स्टेप्स अगेन इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले SO4 1 है, चेक कर लेते हैं। SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है। ठीक है, अच्छा, ये चेक। सोडियम 2 2 है दोनों साइड, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 Na, यानी ये भी चेक हो गया। बेरियम 1 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी चेक हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे 2 Cl, यानी ये भी चेक हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा आपका यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, एक आखिरी देख लेते हैं न्यूमेरिकल बैलेंसिंग का। बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, HNO3 CaOH2 CaNO3 H2O। बस इसमें क्या करना है, वापस से 3 कॉलम बना दिए, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, पॉली एटॉमिक ग्रुप वाला कुछ है या नहीं, पॉली एटॉमिक ग्रुप वाला। ठीक है, 1 मिनट, हैंग हो चुका है, 2 मिनट वेट करेंगे, आ जाएगा वापस से शायद। ठीक, 1 सेकंड में आ जाएगा। पूरा निकल गया। ठीक है, अब भी 1 मिनट में शुरू कर देते हैं। कहां पे हम पहुंचे थे, लास्ट न्यूमेरिकल था हमारा, शायद से ये वाला था। ठीक है, तो NO3 है हमारा, यहाँ पे वापस से बना दिया। फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, पॉली एटॉमिक ग्रुप वाला। पॉली एटॉमिक ग्रुप में है क्या, NO3, ये पॉली एटॉमिक ग्रुप, ये भी NO3 पॉली एटॉमिक ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। OH, ये भी पॉली एटॉमिक ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा कोई पॉली एटॉमिक ग्रुप है नहीं है, यानी ये OH को पॉली एटॉमिक ग्रुप के तरह कंसीडर करना नहीं है, ये इंडिविजुअल कंसीडर करना है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये 2 यहाँ पे भी जाएगा, 2 यहाँ पे भी जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। पॉली एटॉमिक ग्रुप को कब बैलेंस करना है, जब दोनों साइड हो। यहाँ पे NO3 जो है वो दोनों साइड है, तो बैलेंस करना है फर्स्ट टू से। अब OH भी तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, OH भी तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, लेकिन वो ये साइड है नहीं, प्रोडक्ट साइड है नहीं, तो हमें इसे पॉली एटॉमिक ग्रुप की तरह बिहेव करना नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरह बिहेव करना है। हो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। NO3 सबसे पहले तो पॉली एटॉमिक ग्रुप लिख लिया, बाद में क्या लिखना है, बाद में अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट में कौन से है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम लिख लिया। ठीक है, और कोई एलिमेंट है नहीं है। अब सीधा जाते हैं हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और कौन सा है, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लिया। अच्छा, अब सेम इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा है, अब इसको बैलेंस कर देंगे जल्दी से। रिएक्टेंट साइड यानी ये साइड,
NO3 कितने हैं, NO3 यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ पे NO3 कितने हैं 2 है तो 2 लिख लिया, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम कितना है यहाँ पे, कैल्शियम 1 है यहाँ पे तो 1 लिख लिया, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिख लिया, जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, ध्यान से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H2 ये बाहर है ना, यानी 2 हाइड्रोजन 2 और ये 1 3 है, ठीक है 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन ये तो पूरा पॉली एटॉमिक ग्रुप है, कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 इसको भी लगेगा, यानी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है पूरा, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, बैलेंसिंग की ओर जाते हैं। NO3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, छोड़ो बैलेंस है ऑलरेडी। हाइड्रोजन की बात करें 3 है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 और ये कितने हो गए 2 4, 2H H2 4 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है 2 है, हमें 4 चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 2 4, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखने पर ये 2 इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2O यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। वापस से क्या करेंगे, फॉलो द स्टेप्स इन सीक्वेंस टू चेक, ठीक है। तो पहले NO3 की बात करें, 2 2 है दोनों साइड, 2 NO3, ठीक है, यहाँ पे NO3 2, ठीक है, ये कंफर्म। कैल्शियम कितना है, 1 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कंफर्म। H हाइड्रोजन 4 4 है, हाइड्रोजन ये 2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन, 2 2 4, ठीक है, ये भी कंफर्म। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 है, यहाँ पे तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, ऑक्सीजन ये 2 यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन दूसरा ये तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 2 2, ठीक है, ये भी कंफर्म। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बैलेंसिंग के प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सारे बोर्ड के हमने देख लिए। ये आखिरी एक और जो है बैलेंसिंग का, वो होमवर्क क्वेश्चन में रख देते हैं, HW आप लोग खुद से सॉल्व करना और कमेंट करके आंसर जरूर से बताना, या फिर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे बना दिया, सबसे पहले क्या, पॉली एटॉमिक ग्रुप, पॉली एटॉमिक ग्रुप में कुछ दिख रहा है, OH है यहाँ पे, हाँ OH है, क्या यहाँ पे है, नहीं है, यानी कि इसे हमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरा कौन सा पॉली एटॉमिक ग्रुप है, SO4, क्या यहाँ पे है SO4, हाँ SO4 है, तो SO4 को फर्स्ट हम बैलेंस करेंगे। बाद में अदर एलिमेंट को देखेंगे, अदर एलिमेंट कौन सा है हमारा, सोडियम, तो सोडियम लिख लिया हमने, और कोई है, और कोई नहीं है। बाद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाँ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे जल्दी से, यही इक्वेशन पूरा यहाँ पे लिखा है, NaOH पूरा का पूरा। SO4 कितना है, SO4 1 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, SO4 1 ही है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं। फिर सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक ग्रुप नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे इसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है, OH 1 है, यहाँ पे 1 है ना, 1 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी टोटल 1 + 2 3 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो पॉली एटॉमिक ग्रुप है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो करेंगे नहीं, ठीक है। अब जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, SO4 को, 1 1 तो बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। फिर सोडियम, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 Na2, तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, ये H2, ठीक है, H2 2, और ये हाइड्रोजन 2, ये आगे वाला 2 भी तो आएगा, 2H और ये 2H 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 4, तो ये 4 आ चुका है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बाद में ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 2, ये O 2 है ना, तो ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 के साथ O, यानी ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। वापस से एक बार सीक्वेंस में चेक कर लेंगे, लास्ट स्टेप जो बता के रखा है।
SO4 1 1 है, SO4 1 ठीक है, क्लियर। फिर सोडियम 1 2 है, सोडियम कितना है, सोडियम तो 2 है, सोडियम तो 2 है, और यहाँ पे भी क्या 2 है, हाँ यहाँ पे भी 2 है, तो कंफर्म है। हाइड्रोजन कितना है, 4 4 है हाइड्रोजन, ये 2H2 हो गया और ये 2 4 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4, यस ये भी कंफर्म है। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 है, ये 2 ऑक्सीजन का है, ठीक है, ये तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, ये भी पॉलीएटॉमिक ग्रुप 2 ऑक्सीजन का है, ये 2 ऑक्सीजन का है, 2 ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस करना आप लोग बैलेंसिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ देके रखा है होमवर्क क्वेश्चन, ये दोनों, उसके आंसर भी लिख के रखे हैं, अगर आ जाते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट टाइप जो आता है केमिकल रिएक्शन का, वो टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम ही बता देता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट देते हैं। तो वही लिखा है 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके हमें एक प्रोडक्ट CO2 देते हैं। वापस एक बार, हमारे पास CO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, जिसको वाटर में मिक्स करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके हमें एक प्रोडक्ट देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसे स्लेक लाइम बोलते हैं, जो चूना हम पानी में डालते हैं और जो गर्मी होती है, हीट होता है और बाद में एक प्रोडक्ट मिलता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट कंबाइन होके एक, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन, ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, इट इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट देते थे। इसमें ऑपोजिट क्या होगा, एक प्रोडक्ट टूट के 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हमारे पास CO2 है जो कि हमारा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिक्स होकर क्या होता था, एक प्रोडक्ट बनता था। उसका ऑपोजिट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक ही हमारे पास रिएक्टेंट होगा, वो एक ही रिएक्टेंट क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है, तो वही लिखा है, वन रिएक्टेंट इज ब्रोकन, एक रिएक्टेंट जो है वो टूट जाएगा और क्या देगा, 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट हमें दे देगा, ठीक है। और ऑपोजिट किससे है, इससे ऑपोजिट है, बात समझ में आ रही होगी। दूसरी एक बात, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट को अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे ही तो टूटेंगे नहीं, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ एनर्जी देने पर हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। तो वही लिखा है, टू ब्रेक दी रिएक्टेंट एनर्जी मस्ट बी सप्लाई, एनर्जी देंगे तभी जाके एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसके बेस पे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके 3 टाइप है। वापस एक बार, जो हम एनर्जी, अगर मेरे को ये जो हमारा रिएक्टेंट है उसको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है, तो क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जो एनर्जी, जिस तरीके से हम एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी के टाइप के बेस पे 3 उसके और रिएक्शंस आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के, जिसमें से पहला रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, उसमें भी हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो टूट जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, लेकिन तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी अगर मैं हीट के फॉर्म में दूं, तो जो रिएक्शन निकलेगा, जो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में बिखरेगा, वो रिएक्शन को हम बोल देंगे थर्मल रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल यानी क्या, हीट देने पर क्या हुआ, एक रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वही लिखा है, ये हमने लिखा है फेरस सल्फेट FeSO4, बैलेंस करके लिखा है, हमेशा बैलेंस करके ही लिखना है एग्जाम में हमें। फेरस सल्फेट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है उसको हमने क्या दिया, हीट दिया, यानी थर्मली डीकम्पोज कराया, हीट दिया, तो वो किस में टूट गया, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया। फेरिक ऑक्साइड में टूट गया FeO3, और अपना सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो टूट गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक ही प्रोडक्ट जो है, एक ही एलिमेंट, हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया।
एनर्जी कैसे दी हमने, हीट दी, हीट के फॉर्म में एनर्जी दी, तब जाके टूटा, इसलिए उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे। डीकंपोजिशन क्यों बोला, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और हीट देने पर वो हुआ इसलिए हम उसे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन का कि अगर जो हम हम एनर्जी दे रहे हैं एक रिएक्टेंट को उसको डिकम्पोज करने के लिए, एक दो से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए, वो एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे तो ऐसे रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन यानी क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी क्या, रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, जिसे डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटने के लिए रिएक्टेंट को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में होगी तो उसे बोल देंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी तो बोलेंगे उसे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जैसे कि पानी है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसमें से H2 और O2 मिलेगा, यानी सिंगल रिएक्टेंट जो था वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी देने पर, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देने पर, तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोल देंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम में सबसे पहले तो हमने येलो कलर का कुछ बड़ा बीकर लिया है, बाद में हमने ये बीकर के अंदर ये एक ग्रीन रॉड लिया है, ये ग्रीन रॉड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और ये जो रॉड है वो ग्रेफाइट का है, और जो रॉड ग्रेफाइट का जिसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसे कैथोड बोलते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरा एक रॉड हमने लिया है पिंक कलर का, ठीक है, यानी ये कलर तो खाली बोर्ड पे बनाए हैं, एक्चुअल में उसका कलर होता नहीं है, ठीक है। ये पिंक कलर का जो रॉड लिया है हमने वो भी किसका है, वो भी ग्रेफाइट का है, लेकिन ये पिंक कलर के रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो ग्रेफाइट का वो रॉड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो रॉड को बोलते हैं एनोड, यानी ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसे हम कैथोड बोलते हैं, हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है जो ग्रेफाइट का रॉड उसे एनोड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, ये बीकर को हम पानी से भर देंगे और पानी के अंदर हम थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल देंगे और इसके ऊपर हम ऐसे क्या बोलते हैं ट्यूब लगा देंगे, ये रॉड के ऊपर हम ट्यूब लगा देंगे, ठीक। जब इसमें से बैटरी ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा पानी के अंदर, ठीक है। पानी का फ्लो होने पर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास फ्रॉम द वाटर, पानी के अंदर क्या होगा, पानी जो है दो आयंस में डिवाइड हो जाएगा, H+ आयन और OH- आयन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई इसलिए। अब इसमें से जो H+ आयन है, ये पानी H2 है, उसमें से H+ आयन और OH- आयन डिवाइड हो चुके हैं करंट पास होने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर। अब ये जो H+ आयन है वो कहां जाएगा, वो कैथोड की ओर जाएगा। क्यों कैथोड की ओर जाएगा, कैथोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। H+ आयन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये H+ आयन इसके साथ चिपक जाएगा, किसके साथ, कैथोड के साथ, और कुछ रिएक्शन होने पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा H2 गैस। H+ आयन कैथोड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बनाएगा, तो वही लिखा है H+ आयन गोज टूवर्ड्स कैथोड। क्यों, समझ में आ गया, वेयर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वी गेट H2 गैस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो सेपरेट हुआ है OH- आयन, OH- आयन कहाँ जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एनोड से, तो ये एनोड के पास आएगा और एनोड में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा OH का, और OH में से हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, तो वही लिखा है OH- आयन गोज टूवर्ड्स द एनोड। क्यों, OH- है और एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो वहां जाएगा OH- और केमिकल रिएक्शन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, O2 गैस मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी एक बात कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या केमिकली बैलेंस्ड है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H के 2 एटम है, यहाँ पे भी H के 2 एटम है, O का 1 एटम है, यहाँ पे O के 2 एटम है, तो मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे O का 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखने पर ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 4, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो हमें गैस मिल रहा है H2 गैस और O2 गैस, इन दोनों गैस में से कौन सा गैस ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस
हाइड्रोजन का गैस ज्यादा होगा, क्योंकि 2H2 है और ये 1H2 यानी रेशियो कैसा है, 2:1 का है। 2:1 का गया, H:O का रेशियो क्या है, 2:1, यानी 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो वही लिखा है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरी एक बात कि यहाँ पे पानी के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स किया, क्योंकि पानी जो है, प्योर वाटर जो है, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। प्योर वाटर के अंदर अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या NaCl डालते हैं, तब वो करंट को पास होने देगा, तब वो कंडक्टर बन जाएगा। इसलिए हमने पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, या NaCl भी ऐड कर सकते हैं, तो वही लाइन लिखी है यहाँ पे, एज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, H2SO4 और NaCl इज एडेड इनसाइड द वाटर। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, इसका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसके नेक्स्ट की ओर। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या देखा था कि जो हमारा रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, उसको एनर्जी जिस तरीके से देंगे उस तरीके से उसके कुछ टाइप आएंगे, डिवाइड हो जाएगा एक दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अगर हमने हीट दिया तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी एनर्जी के फॉर्म में तो वो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, यानी इसमें फोटोन कहां से आते हैं, सनलाइट में से फोटोन आते हैं। हायर स्टैंडर्ड में अच्छे से समझेंगे, सन में से क्या आते हैं, फोटॉन्स आते हैं। ठीक है, यानी अगर हम एनर्जी रिएक्टेंट को सनलाइट के फॉर्म में दे, सनलाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी दे तो हमारा रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो उसका एग्जाम्पल कैसे लिख के आना है, ये बैलेंस इक्वेशन लिखा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा व्हाइट पाउडर होता है, उसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो जो हमारा सिल्वर है वो ग्रे पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस मिल जाएगा। यानी सनलाइट देने पर सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया सनलाइट देने पर, यानी फोटो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसे डीकंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास, उसको सनलाइट देंगे तो सिल्वर मिलेगा और ब्रोमाइड गैस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सनलाइट दिया हमने, फोटॉन्स दिए, यानी फोटो केमिकल कुछ रिएक्शन हुआ और एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया तो उसे डीकंपोजिशन बोल देंगे। कैसे, फोटो केमिकल रिएक्शन से। और कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में कि ये दोनों रिएक्शन कहाँ काम आते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन फोटोग्राफी में काम आते हैं। फोटोग्राफी पुराने जमाने में नेगेटिव आया करते थे। ठीक है, वो नेगेटिव को डेवलप करते थे कुछ केमिकल, खैर वो तो हमारा सिलेबस है नहीं, लेकिन इतना याद रख लेना ये दोनों रिएक्शन किसमें काम आते हैं, फोटोग्राफी में काम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसा ही है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या था कि एक सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ते थे, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ते थे बहुत सारे प्रोडक्ट में। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, उसमें भी ऐसा रिएक्शन अगर करवाना है, कोई रिएक्शन अगर करवाना है तो उसमें हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, हीट देने पर अगर रिएक्शन होता हो तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। हीट देने पर जब रिएक्टेंट टूट जाते हो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में तो उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। कब, जब उसको हीट एनर्जी दे यानी कि हीट दे तब। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि अगर रिएक्शन करवाना है तो हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है कोई भी हम लिख सकते हैं, डीकंपोजिशन का जो सारे देखे उसमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का कि जिसमें हीट देनी पड़े और रिएक्शन हो जाए। तो है फोटोसिंथेसिस, बेस्ट एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लेते हैं और जमीन में से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। और सनलाइट जब उन्हें मिलती है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एरो ऊपर बताया नहीं, गैस, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और साथ ही साथ अपना खाना बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट दी, उसमें भी देखा था हमने सनलाइट वाला, अरे डीकंपोजिशन में देखा था हमने, ये रहा सनलाइट वाला। डीकंपोजिशन सारे कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, हीट की जरूरत पड़ी रिएक्शन कराने के लिए, सनलाइट हीट। ठीक है, उसका ऑपोजिट आता है, इसका ऑपोजिट, एंडोथर्मिक का ऑपोजिट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या, इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट यानी क्या,
इसमें क्या होता है, रिएक्शन कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद हीट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कराना है तो हीट सप्लाई करो, यहाँ पे रिएक्शन हो गया, बाद में हीट रिजेक्ट में होती है, बाद में हीट बनती है, बाद में हीट लिबरेट होती है, हमें हीट मिलती है रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो वही लिखा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट मिलती है। जैसे कि अभी अभी एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, जो क्विक लाइम था, जिसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज हुआ यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी एग्जांपल देखा था हमने क्विक लाइम का, CO पानी के साथ मिक्स किया तो क्या हुआ, स्लेग लाइम बना और हीट लिबरेट हुई। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि कोयला है, उसको बर्न करते हैं तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। या फिर कोई नेचुरल गैस है, उसको अपन कुछ रिएक्शन हो तो हीट रिलीज होती है। जैसे कि जो नेचुरल गैस होता है, जो LPG सिलेंडर आते हैं, कोयला आता है, उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या होता है, मिथेन, CH4। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं तो गर्म होते हैं, यानी कि बर्तन गर्म होते हैं, खाना बनता है, हीट रिलीज होती है, और साथ ही साथ CO2 निकलता है, H2 निकलता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े होते हैं, जो डाइजेशन सिस्टम में जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो ग्लूकोज बन जाते हैं। फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में बन जाते हैं, और वो अपने बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। उसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, वाटर फॉर्म निकाल देते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, जिससे करके हम कुछ काम कर पाएंगे। अगर हमने खाना कम खाया हो तो कम हीट एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी देगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे अपना। यानी कि यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में वो लिबरेट करती है, रिलीज करती है। तो रेस्पिरेशन बेस्ट एग्जांपल हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हम रूटीन काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, जैसे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग टीचर है मुझसे भी ज्यादा, तो आप क्या करोगे, मुझसे पढ़ना छोड़ दोगे, उसके पास चले जाओगे। यानी उसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया। क्यों उसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि मैं कम रिएक्टिव हूं, वो ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जब ज्यादा रिएक्टिव लोग कम रिएक्टिव लोगों को रिप्लेस करेंगे तो उसे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा तो उसे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब डिस्प्लेस करेंगे कम रिएक्टिव एलिमेंट को, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो इसको डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो उसको, लेस को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आयन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो इससे ये बना। क्या समझे इससे हम, आयन जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। किससे, कॉपर से। यानी आयन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लिखा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी आयन यहाँ पे आ गया, FeSO4 बन गया, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। इसको आयन यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 Cu बन जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि डिसाइड कैसे करें कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा रिएक्टिव सीरीज के बारे में। रिएक्टिव सीरीज से हम क्या पता लगा पाएंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिव सीरीज यानी क्या कि ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स जो है वो अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हो रिएक्टिवनेस के। यानी कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कम रिएक्टिव, लास्ट में एकदम कम रिएक्टिव। ठीक है, यानी रिएक्टिव सीरीज यानी क्या, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, ठीक है, ये सबसे ज्यादा, फिर कम, ये सबसे कम। बात समझ में आ गई होगी। इसका रिएक्टिविटी 10 है तो इसका 8 है, फिर इसका कितना है, 7 है, 6, 4, 5, 2, ऐसे समझ में आ गया होगा। अब ये पूरी सीरीज याद कैसे रखें हम, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट हमको याद रखना है या फिर एक सेंटेंस हमें याद रखना होगा। कौन सा सेंटेंस है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। खत्म, इतना याद रखना है। कैसे,
P से क्या होगा, पोटेशियम आ गया के, S से क्या होगा, सोडियम Na आ गया, कॉलिंग C से क्या होगा, कैल्शियम Ca आ गया, M से क्या होगा, मैग्नीशियम Mg आ गया, यानी एल्यूमिनियम Al आ गया, केयरलेस सी का कार्बन आ गया, जेब्रा जेड का जिंक आ गया, इंस्टेड आई का आयन आ गया, ट्राई टी का टीन आ गया, एस एन एल का लेड आ गया, हाउ एच का हाइड्रोजन आ गया, कॉपर का तो सी यू आ गया, एस का सिल्वर आ गया, ए यू जी का गोल्ड आ गया। बात समझ में शायद से आ रही होगी आपकी, बस। अच्छा, अगर कोई ने पूछ लिया कि क्या ये वाला केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, AuCuSO4 से क्या हो गया, AuSO4Cu, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो Au है उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu की जगह Au आ गया, यानी AuSO4 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कब पॉसिबल है, जब Au ज्यादा रिएक्टिव हो और Cu कम रिएक्टिव हो, तब ही पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें Au कहां पे है, Au ये रहा, लास्ट में है Au, तो सॉरी Ag तो यहाँ पे है, Ag यहाँ पे है, Ag यहाँ पे है। Cu कहाँ पे है, Cu तो ऊपर है, यानी Cu का रिएक्टिविटी ज्यादा है, Cu का रिएक्टिविटी ज्यादा है और Au का कम है। Cu का रिएक्टिविटी ज्यादा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो हम लोग थोड़ी इसके पास सीखने जाने वाले हैं, समझ में आ रही है। यानी कि Ag जो है वो कम रिएक्टिव है, Ag कम रिएक्टिव है, यानी कि कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, Zn प्लस FeSO4, ZnSO4 Fe, इसमें क्या है, Zn मस्ट बी मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और Fe मस्ट बी लेस रिएक्टिव, तभी जाके तो Zn Fe को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्या Zn ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। Zn कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ पे Zn है। Fe कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, तो बात सही है। Zn कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है, Fe कैसा है, कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव कम को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं, Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn, यानी कि यहाँ पे Cu ने क्या किया है, Cu कैसा होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, Zn कैसा होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर तो Cu इसकी जगह ले पाएगा कम रिएक्टिव की, CuSO4 बन पाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, Cu ज्यादा रिएक्टिव है Zn से, तो Cu कहाँ पे है, Cu ये रहा हमारा, Cu ये रहा। Zn कहाँ पे है, Zn है हमारा यहाँ पे, यानी Zn तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Zn बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है, Zn की प्लेस नहीं ले पाएगा, Cu ज्यादा रिएक्टिव होता तभी ले पाता, यानी कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, खत्म, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गई होगी प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, कि इसके अंदर जो आयंस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर के आयंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, खत्म, और कुछ नहीं। तो वही लिखा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकन प्लेस। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकन प्लेस यानी क्या, जैसे कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है BaCl2, दूसरा केमिकल कंपाउंड है Na2SO4, सोडियम सल्फेट है। हर एक केमिकल कंपाउंड में जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव आयन होता है, याद रखना। पहला पार्ट, ये पार्ट पॉजिटिव आयन, दूसरा पार्ट नेगेटिव आयन। इसमें भी पहला पार्ट पॉजिटिव आयन, दूसरा पार्ट नेगेटिव आयन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन यानी क्या, Ba प्लस है तो किसके साथ जाएगा, SO4 के, प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा तो BaSO4 आना चाहिए, हाँ है BaSO4। एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया यहाँ पे, हाँ। उसी तरीके से Na प्लस है, Cl माइनस है, 2 वैलेंसी कैंसिल हो गया तो NaCl आ जाएगा, यानी Na प्लस Cl माइनस अट्रैक्शन करेंगे तो NaCl, यहाँ पे भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब जब आयन का एक्सचेंज होगा यानी डबल डिस्प्लेसमेंट जब होगा, तब हमें PPT मिलेगा, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का PPT मिल रहा है। PPT यानी क्या, प्रेस्पिरेटेड यानी क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी सॉलिड जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, सॉलिड जो है सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ही पड़ा है, वही लिखा है इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड जो है वो अंदर ही पड़ा है, लिक्विड के अंदर ही सॉलिड पड़ा है, जिससे बोलते हैं प्रिसिपिटेटेड, ठीक है। तो प्रिसिपिटेटेड मिला हमें। हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें एक प्रिसिपिटेटेड मिलेगा, एक सॉलिड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, सॉलिड ऐसे ही पानी में सॉलिड ही होगा, जिसे PPT प्रिसिपिटेटेड बोल देंगे। यानी कि सारे जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रिसिपिटेटेड रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, वही लिखा है। ड्यूरिंग दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड यानी PPT मिलेगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन
रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें पीपीटी मिलेगी कोई भी एक कंपाउंड की हमेशा। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होते। सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट्स में हम समझ लेंगे। ठीक है, खैर इतना समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयन का एक्सचेंज होता है जिसके कारण हमें पीपीटी मिलता है, जिसके कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा एक एग्जांपल हम एग्जांपल लिख सकते हैं। कौन सा? पीबी ये प्लस, ये NO3 माइनस, ये के प्लस, ये आई माइनस, क्या हो जाएगा? आयन का एक्सचेंज पीबी के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आई, यानी PbI2 आ गया। और ये आई के साथ क्या आ जाएगा? NO3 माइनस, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो KNO3 आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो पीबी के साथ क्या आ गया? पीबी के साथ आई आ गया, तो बचा क्या? के के साथ प्लस के साथ क्या आ गया? माइनस आ गया। बात समझ में आ गई होगी। और किसका पीपीटी मिलता है? प्रेसिपिटेट PbO2 लेड ऑक्साइड का मिलता है। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो। तो लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होता हो, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन निकल रहा हो, या फिर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना याद रखना है। ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऐसे याद रख लेंगे। ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि Cu कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है? ब्लैक कलर हो जाता है वो, जिसे कॉपर ऑक्साइड CuO बोलते हैं। वापस एक बार, कॉपर है ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो काला पड़ जाता है थोड़ा। CO जिसके ऊपर लेयर आ जाती है कॉपर की लेयर, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले था Cu, ठीक है, अब Cu में से क्या बना? CuO बना, यानी क्या हो गया? यहाँ पे एडिशन किसका हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये वाली जो हमारी प्रोसेस है Cu में से CuO बनने वाली, उसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन बोल देंगे। यहाँ पे पूछ लेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम बोल देंगे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम Mg+O2 तो MgO हुआ। यहाँ पे Mg जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? MgO में, यानी Mg में क्या ऐड हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ? Mg में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी Mg ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ में शायद से आ गई होगी। ठीक है, अब बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम की रिबन जो है, अभी भी देखा था हमने, रिबन जो है उसको बर्न करते हैं, यानी मैग्नीशियम की रिबन सॉलिड होती है, बर्न करते तो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज हुआ यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि मैग्नीशियम की रिबन को हम रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर के साथ घिसते क्यों है उसको जलाने से पहले? तो सिंपल सा आंसर है क्या? कि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, और वो कोटिंग जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने देता नहीं है, जिसके कारण वो जल नहीं पाता। तो ऑक्सीजन की रिबन को अगर जलाना है तो हमें वो लेयर को निकालना पड़ेगा, जिसके कारण सैंड पेपर पे उसे घिसा जाता है, वो लेयर निकल गया, बाद में ऑक्सीडेशन हो पाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो पाएगा और वो जल पाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, ऑन द मैग्नीशियम रिबन वन प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, सो दैट मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, बर्न नहीं हो पाएगा वो। तो हम क्या करेंगे? सो टू बर्न द मैग्नीशियम रिबन इट इज टू बी रब्ड विद द सैंड पेपर के साथ घिसा जाता है, सो दैट प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर देंगे और इसके कारण वो बर्न हो पाए। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो दूसरा रिमूव होगा ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे याद रख सकते हैं। वापस एक बार, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल CuO + H2, Cu + H2O। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये CuO है वो Cu में कन्वर्ट हुआ, यानी यहां से यहां गए तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ऑक्सीजन का लॉस यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसको क्या बोल देंगे? ये प्रोसेस को रिडक्शन बोल देंगे। बात समझ में शायद से आ रही है आपको।
ठीक है, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन ऐड होता हो तो उस हिसाब से हम लिख पाएंगे। दूसरी बात, क्या इसमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल सकता है? मैं बोलूंगा हाँ, देखने को मिल सकता है। यहाँ पे H2 जो है वो H2O बन गया, यानी इसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया। एडिशन किसका? ऑक्सीजन का हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि ये प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, और ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स इक्वेशन बोलते हैं। बाद में देखेंगे, फिलहाल समझ में आ गया होगा रिडक्शन यानी क्या, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का गेन होना, हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन ऐड होना या ऑक्सीजन रिमूव होना, ठीक है। एक बोर्ड का न्यूमेरिकल दूसरा है, और शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, कोई ब्राउन कलर का एलिमेंट है, हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, ब्लैक बन चुका है, ब्राउन कलर का है, ब्लैक बन चुका है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कंपाउंड, एकदम सिंपल सा है। अभी ऑक्सीडेशन में हमने देखा था, ऑक्सीडेशन में क्या देखा था हमने, याद हो तो ऑक्सीडेशन में कॉपर ब्राउन कलर का है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो बस यही आंसर है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी नो दैट, क्या है, शाइनी ब्राउन एलिमेंट, शाइनी ब्राउन एलिमेंट कौन सा है, कॉपर है। फिर क्या लिखा है, ब्राउन एलिमेंट जिसको एक्स बोल दिया है, तो इसको एक्स बोल दिया है। एलिमेंट हीटिंग इन एयर, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लैक कंपाउंड मिला, कौन सा, CuO। तो बताओ एक्स कौन सा है, तो एक्स कौन सा है, कॉपर है, तो एलिमेंट एक्स कौन सा है, कॉपर है। और ब्लैक कंपाउंड कौन सा है, ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा है, तो ब्लैक कंपाउंड कौन सा है, ये रहा कॉपर ऑक्साइड CuO। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, अब हमारा रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या देखा था, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, साथ में हो, एक ही टाइम पे हो, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। अच्छा, तो वही डेफिनेशन लिखिए, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या एंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों एक साथ होते हो तो उसे क्या बोल देंगे, रेडॉक्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में क्या होता हो, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों साथ में होते हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स बोल देंगे। इन शॉर्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होने चाहिए। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा, या उल्टा भी याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के रखा है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। यहाँ पे H2 में से क्या बना, H2O, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया, गेन हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरीके से CuO में से क्या हुआ, Cu, यानी ऑक्सीजन चला गया, चला गया यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन चला गया यानी रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले क्या, कि बताओ कि ये जो प्रोसेस लिखी है उसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO रिड्यूस हो रहा है, तो CuO रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, ये देके रखा होगा, और पूछा होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, C में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो CO बन गया, यानी गेन हो गया ऑक्सीजन का, गेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है, ZnO में से O निकल गया यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया यानी रिडक्शन हो गया, यानी ZnO जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। लास्ट देख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl बैलेंस फॉर्म में दिया गया है, MnCl2 ये सब वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे से देख सकते हैं, यहाँ पे 4HCl है, 4HCl में से Cl मिला, Cl2 मिला, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, रिमूव हो गया हाइड्रोजन, रिमूव हो गया हाइड्रोजन यानी क्या, ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। बात समझ में आ रही होगी शायद से। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Mn क्या हो गया, यहाँ से Mn का क्या हो गया, O निकल गया, O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया यानी रिडक्शन हो गया, O निकल गया यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। अब सारी प्रोसेस तो हमने पढ़ ली, अब दो इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़नी है। पहली टर्म है कोरोजन और दूसरी है रेंडिसिटी,
ठीक है। तो पहली टर्म कोरोजन हम समझ लेते हैं। कोरोजन यानी क्या कि कोई एक मेटल है हमारे पास, वो मेटल जब एटमॉस्फेयर में उसके मेटल के आसपास के कोई ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर सल्फर या फिर वाटर वेपर उसके साथ रिएक्ट जब करते हैं, कोई भी मेटल, जैसे कि लोहा है, लोहे को हवा में रखेंगे तो क्या होगा, वो हवा में जो ऑक्सीजन है, पानी की जो वेपर फॉर्म है उसके साथ रिएक्ट करके क्या होगा, रिएक्ट करके उस पर जंग लग जाएगा, उसका रस्टिंग हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन यानी क्या, व्हेन सम मेटल रिएक्ट्स विद द सब्सटेंस अराउंड इट, कोई मेटल, सारी मेटल तो नहीं बोल सकते, कोई मेटल जो है वो उसके आसपास के जो सब्सटेंस है उसके साथ रिएक्ट करती है। कौन से सब्सटेंस, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, तब वो मेटल कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और वो जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। उसके एग्जांपल कौन से हो गए, उसके एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयन, Fe को, आयन को जंग लग जाना। तो Fe है वो क्या करेगा, अपने आसपास के जो सब्सटेंस है, जैसे कि ऑक्सीजन और पानी की वेपर, वाटर वेपर, उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe2O3 इंटू XH2O। ये पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट का ये फॉर्मूला याद रख लेना, Fe2O3 इंटू XH2O। अब यहाँ पे जो X है वो X बताता है कि एटमॉस्फेयर में H2O जो है, वेपर फॉर्म में H2O जो है उसका कितना मात्रा है। ठीक है, H2O कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो अमाउंट X बताता है, इसलिए हमने X लिखा है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं हम कोरोजन का, कि सिल्वर जो है हमारा, सिल्वर वो कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है उसके आसपास के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में सल्फर है तो उसके साथ रिएक्ट करके उसके आजू बाजू एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जिसे हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, यानी आसपास के एनवायरनमेंट के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके वो बिगड़ जाता है, तो उसे कोरोजन बोल देते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं, कॉपर है। कॉपर कैसा, ग्रीन कलर का हो जाता है, कॉपर बिकम्स ग्रीन। ठीक है, फिर साफ करके उसे घिस के हम चमकाते हैं। तो कॉपर है वो एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है। CO2 के साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा, वो उसके आसपास एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जिसे कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बोलते हैं। ठीक है, यानी कोरोजन यानी क्या कि कुछ एलिमेंट, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो अपने आसपास के सब्सटेंस, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रो वाटर वेपर, सल्फर, CO2, उसके साथ रिएक्शन करके खुद खराब हो जाते हैं, उसे कोरोजन बोलते हैं, जंग लग जाता है। तो आई होप कोरोजन भी समझ में आ गया होगा। और आखिरी टॉपिक ये चैप्टर का है हमारा रेंडिसिटी। रेंडिसिटी यानी क्या, तो एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटर है, बटर यानी मक्खन है। वो बटर के अंदर क्या होगा, वो बटर के अंदर हम बोलेंगे फैट्स होगा, ऑयल्स होंगे। वो फैट्स और ऑयल्स जो अंदर प्रेजेंट है, उसको अगर हम बटर को एटमॉस्फेयर में खुला रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, तो वो फैट्स और ऑयल्स जो है वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन कुछ होगा, जिसके कारण वो बटर का टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाएंगे, यानी वो बटर खराब हो जाएगा, खाने लायक रहेगा नहीं। तो ये जो बटर बिगड़ चुका है, ये जो बिगड़ने की प्रोसेस जो है, खाना खराब होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंडिसिटी। ठीक है, अच्छा, एज फॉर एग्जाम्पल उसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं पहले। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, बटर में क्या होता है, फैट्स और ऑयल्स होता है, उसको खुला रख देंगे तो क्या होगा, फैट्स एंड ऑयल्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करने के कारण क्या होगा, उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है टेस्ट और स्मेल चेंज होने की, वो प्रोसेस को रेंडिसिटी बोलते हैं, और जिसके कारण खाना कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल अभी अभी देखा हमने, बटर को हमने एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों तक ओपन रखा है। दूसरा एग्जाम्पल, जो वेफर्स आती है, चिप्स आती है, उसको अगर हम कुछ दिनों के लिए ओपन रखें एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, जो हमारा वेफर है उसके अंदर भी तो ऑयल्स और फैट्स होते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर में जो है, उसके कारण वो नरम पड़ जाएंगे, यानी उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, यानी वो खराब हो जाएंगे, कि वो प्रोसेस को हम रेंडिसिटी बोल देंगे। अब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हाउ रेंडिसिटी इज प्रिवेंटेड, ये जो खराब हो रही है चीजें वो तो हमें करनी नहीं है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे रेंडिसिटी को। रेंडिसिटी होती किसके लिए है, वो होती है जो फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं, जो खाने के अंदर वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। रेंडिसिटी हमें रोकनी है तो हम क्या करेंगे, खाने में कुछ ऐसा डालेंगे जिससे करके खाने के अंदर जो फैट्स और ऑयल है वो एटमॉस्फेयर में रहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। यानी खाने के अंदर हम
जो सब्सटेंस डालते हैं वो ऑक्सीडेशन करने नहीं देगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नहीं देगी, ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात लिखी है। रेंडिसिटी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस का यूज करने पर हम रेंडिसिटी खत्म कर सकते हैं और वो सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? जो फैट्स और ऑयल्स है जो खाने के अंदर, उसको जो ऑक्सीजन है हवा में उसके साथ वो रिएक्शन करने देगा नहीं, खत्म। तो वही लिखा है एंटीऑक्सीडेंट का मतलब सब्सटेंस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने देगा नहीं। जैसे कि हो गया एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट के सॉल्ट, नमक। जो हम अचार बनाते हैं, अचार सालों साल चलता है, खराब नहीं होता, रेंडिसिटी नहीं होती उसकी, खराब नहीं होता, टेस्ट स्मेल चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अचार के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं सॉल्ट। सॉल्ट डालने पर क्या होगा? अचार के अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो ऑक्सीडेशन करेंगे नहीं, एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया शुगर। शुगर जैसे कि हम जो मुरब्बा खाते हैं, आम का मुरब्बा बनाते हैं, कैरी का मुरब्बा बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं। शुगर क्या करेगा? एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने देगा नहीं, तो फैट्स और ऑयल्स एज इट इज रहेंगे, उसका टेस्ट और स्मेल बदलेगा नहीं, वो खराब होगा नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है समाप्त। आई होप सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।